वेलकम टू द रेजोल्यूशंस व्यूवर्स। आज का सेम ऑफिस में आपका विषय आपके साथ इस सफ़र में शुरू कर रहा हूँ केमिस्ट्री के लिए। तो जो हम लोग सेकेंड लेसन हम लोग देख रहे थे पीरियोडिक ऑफ एलिमेंट्स, जो हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोग ने इंट्रो पार्ट देखा था। सबसे ज़्यादा मैंने बताया था कि अर्थ में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किए गए थे एलिमेंट्स के, फिर एलिमेंट्स किस तरह से डिस्कवर हुए थे, कौन से बीसी से। मैंने उसमें एक फन था कि मैंने बताया था 1000 जो बीसी था उस टाइम में सबसे पहला एलिमेंट डिस्कवर हुआ था, ऐसा एक प्रेडिक्शन लगाया गया था। इसके अलावा एलिमेंट्स का मैंने एक डेफिनेशन भी दिया था लास्ट वीडियो में मेरा। तो आज का इस वीडियो को शुरुआत करते एक फन फैक्ट से। तो आज का जो फन फैक्ट है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, जो पीरियोडिक एलिमेंट्स पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें एक फन फैक्ट ऐसा है कि जो अर्थ में जितने भी एलिमेंट्स पाए गए, जो 118 एलिमेंट्स जो हम लोग ने देखे थे, जिसमें 94 नेचुरल और 24 सिंथेटिक एलिमेंट्स थे, द सेम एलिमेंट्स विल ऑल्सो फाउंड इन मार्स। मार्स जो प्लैनेट हमारे जो यूनिवर्स सोलर सिस्टम में है, उसमें भी सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स विद सेम प्रॉपर्टीज पाए गए हैं। इसके अलावा एक और फन फैक्ट मैं आपको दोस्तों देना चाहता हूँ, वो है कि हाइड्रोजन जो एलिमेंट है पूरे के पूरे ब्रह्मांड है, पूरे यूनिवर्स में, इट इज अ यूनिक एलिमेंट इन द यूनिवर्स विच इज सेम इन ऑल प्रोपोर्शंस। मतलब उसका कोई भी ऐसा कुछ हम लोगों को दिखाई नहीं दिया, मतलब जिसमें अभी आपको एक शायद पता रहेगा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे करके, जिसमें प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टेट्रियम बोलते हैं उसको, आइसोटोप्स को। इसके अलावा कोई और आइसोटोप्स अब तक पाए नहीं गए हैं एंड हाइड्रोजन प्रोपोर्शन इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। तो ये दो फन फैक्ट्स मैंने आपको दोस्तों बता दिया आज के लिए। तो आज का जो वीडियो बेसिकली हम लोग शुरुआत करेंगे विद द सेम द अपलिफ्टमेंट्स इन द पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल एलिमेंट्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं उसको। अब अपलिफ्टमेंट्स मैंने जो बोला है उसको थोड़ा गौर से देखते हैं हम लोग। अपलिफ्टमेंट्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि पीरियोडिक ट्रेंड्स इसलिए शुरुआत हुए ताकि हमें ये मालूम पड़े कि जिस तरीके से केमिकल एलिमेंट्स एक करके डिस्कवर हो रहे थे, जैसे 1000 BC से हम लोग को बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स जैसे कॉपर, माइका, गोल्ड, प्लैटिनम, टिन, बहुत सारे मेटल्स, बहुत सारे नॉन मेटल्स सब डिस्कवर हुए थे। तो साइंटिस्ट जो उस जमाने के जो थे उनको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हो रहा था कि इनमें से कौन सा एलिमेंट्स मेटल है, कौन सा मेटलॉइड है, कौन सा नॉन मेटल्स है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको मैं कंबाइन करके मैं एक सब्सटेंस बना सकता हूँ या फिर एक अलॉय बना सकता हूँ। तो साइंटिस्ट वेर बियॉन्ड इट, मतलब उनके पीछे लगे थे एंड तभी हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट साथ में आए थे। तो बेसिकली हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे आगे इसको आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहला साइंटिस्ट जिनका नाम था एंटोइन लावॉइजर। आपने शायद 9th में पढ़ा रहेगा कंजर्वेशन ऑफ मैटर में, सर एंटोइन लावॉइजर का इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है हर जगह पे। मतलब he was supposed to be the most scholar in chemistry language, और we can say that chemistrical world अगर हम लोग बात करते जाए। ये जिस तरीके से इन्होंने एक एक चीज़ को ढूंढा, जैसे कि ऑक्सीजन जो उनका सबसे फेवरेट था कॉन्सेप्ट जो इन्होंने निकाला था, जिसमें इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे अपलिफ्टमेंट्स भी किए जिसमें इन्होंने हमें बताया कि मैटर क्या चीज़ होती है, यूनिवर्स में कंजर्वेशन ऑफ मैटर किस तरह से होता है। एंड यही नहीं, इनका जो ये थियरी है कंजर्वेशन ऑफ मैटर, इट इज़ ऑल्सो कोरिलेटेड विद आवर हिस्टोरिकल फाउंडेशंस, या फिर हमारे जो पूर्वज जिसमें मानते हैं, फिर अभी हमारे जो करंट सिचुएशन है, हमारे कुछ दादा परदादा जिसमें मानते हैं, गीता रामायण में भी, गीता के कुछ वर्सेस में भी इधर लिखा है कि इस ब्रह्मांड में जो ऑलरेडी जो प्रेजेंट है, समझो अगर आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो उसके लिए आपको कुछ अच्छा मिलेगा, और अगर उसमें आपने कुछ गलत कर्म किए हैं तो आपको उसका भी फल भोगना पड़ेगा। मीन्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव दैट यू हैव बीन डूइंग इन योर लाइफ विल बी कैरिड बाय योर ओन कर्मा इटसेल्फ। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव का जो थियरी इन्होंने गीता में बताया था ना, सेम चीज़ एंटोइन लावॉइजर ने भी अपने कंजर्वेशन ऑफ मैटर में भी बताया है। इसके अलावा एंटोइन लावॉइजर की ये ही वाज जस्ट अ स्टार्ट टू केमिकल वर्ल्ड इन विच ही डिस्कस्ड वेरियस एलिमेंट्स अबाउट देयर प्रॉपर्टीज and also stated that the periodic table was much most important for classifying elements according to their given friends or their given properties, जिनके पास सेम प्रॉपर्टीज हो या फिर जिनके पास ऑपोजिट प्रॉपर्टीज हो,
ताकि हमें मालूम पड़े कि हाँ चलो ये एलिमेंट्स का सब जो एलिमेंट्स मैंने एक साथ अरेंज किया है, इनका भले एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, बट दे हैव सेम प्रॉपर्टीज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर मैंने उनके अलावा कोई और एलिमेंट को दूसरे ब्लॉक में डाला है, मतलब हम लोग मालूम पड़ना चाहिए कि ये ऐसे मैंने क्यों किया। तो ही जस्ट हैव अ स्टार्ट। अभी इनके बाद जो था हमारा टेक्स्ट बुक में भी, इनके बाद सबसे पहला जो इंसान हम लोग की बात करेंगे वो थे हमारे जॉन वुल्फगैंग डॉब्रिनियर। जॉन वुल्फगैंग डॉब्रिनियर साहब ने सबसे पहला पीरियोडिक टेबल अपना बनाया था। तो ये जो महान इंसान का, अभी सिर्फ आपको पीरियोडिक टेबल पता रहेगा। चलो आज के लिए मैं एक नया नॉलेज भी आपको देता हूँ। जॉन वुल्फगैंग डॉब्रिनियर वाज आल्सो नोन फॉर हिज लैंड। डॉब्रिनियर ने सबसे पहला लैंड को डिस्कवर किया था, जिसमें उन्होंने टंगस्टन जो फिलामेंट रहता है उसका यूज करके उन्होंने अपना लैंप को वर्क करके दिखाया, ग्लो करके दिखाया। तो he was not only famous for his periodic law at that particular period, but he was also famous for the lamp. अभी यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं एंटोन लवॉइसियर सर के बाद जो सर जॉन वुल्फगैंग डॉब्रिनियर ने जिस तरीके से पीरियोडिक ट्रेंड को बढ़ाया, केमिकल एलिमेंट्स को अरेंज किया एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, तो जॉन वुल्फगैंग डॉब्रिनियर के हमारे टाइम पास पीरियड टाइम में हम जाते हैं थोड़ा पूर्वज समय में, जब जॉन वुल्फगैंग डॉब्रिनियर ने अपना थियरी प्रपोज किया था। द टाइम वाज 1817। ये पर्टिकुलर ईयर में जॉन वुल्फगैंग डॉब्रिनियर ने अपना एक थियरी प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो गए थे उनके टाइम पे, he had arranged all these elements in the increasing order of atomic mass number। अभी दोस्तों एक बात आप जान लो, मैं अभी लगातार एटॉमिक मास नंबर सब बोलते रहूँगा, तो सबसे पहली बात आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ये दो चीज आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। एटॉमिक मास नंबर अगर मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, इट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and total number of neutrons present in the nucleus of the atom। ये दो चीज आप याद रखो। एटॉमिक मास नंबर का मतलब क्या, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मैंने आपको डिस्कस भी किया था इसके पहले वाला जो वीडियो था, इंट्रोडक्शन वीडियो में, जहाँ पे मैंने बताया था एटम के पास या फिर एलिमेंट जो है, एलिमेंट स्पेसिफाइज एन एटम व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन इट एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड देम। ये मैंने बताया था आपको। और इसके अलावा अगर आपको मैंने बोला था कि एटम जो है हमारा, अगर बेसिकली हम लोग देखे जाए तो उसको एक संस्कृत नाम भी है, जिसका नाम है, जिसका मतलब है परमाणु। ये एक संस्कृत वर्ड है एटम का। अब बेसिकली अगर हम एटम की बात करें तो इट्स सिमिलर टू द सोलर सिस्टम वेयर सन इज इन द बिटवीन एंड द ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। इन द सेंटर सन है और बाकी सारे प्लैनेट्स घूमते जा रहे हैं इर्द गिर्द में। तो वैसे एटम में भी न्यूक्लियस इज इन द सेंटर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। The nucleus contains what? Protons and neutrons। तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो सम है उसको हम लोग एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं। कोई भी एलिमेंट का अगर मुझे एटॉमिक मास नंबर ढूंढना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उसके और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो मुझे एटॉमिक मास नंबर उस एलिमेंट का पता चल जाएगा। दूसरी बात है एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो एटॉमिक नंबर इज जस्ट अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, आप इससे भी ढूंढ सकते हो, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये एक चीज जो मैंने लिखा है यहाँ पे, दिस क्रिएट्स सर्टेन टाइम्स अ कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब कोई स्टूडेंट्स कर सकता है कि सर अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपने लिखा, स्लैश लिख रहे हो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आप कहना क्या चाहते हो।
कि प्रोटॉन्स जितना रहेगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। पहला क्वेश्चन जो उनका दिमाग में आ सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज कमिंग इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in an atom? First question. Second question, if the protons number is increasing, will the electron number also increase? Third question, if the protons are not increasing but electrons are increasing, will the atom be stable or not? ये तीन क्वेश्चन आ सकते हैं, आने चाहिए कि आपको केमिस्ट्री थोड़ा बहुत और जानना और ग्रास्प करने की शक्ति हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो एटम में होते हैं उनका नंबर सेम रहता है। सबसे पहली चीज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम बिफोर एनी केमिकल रिएक्शन। आप वो चीज को याद रखो, जब भी कोई रिएक्शन नहीं होता किसी एलिमेंट के साथ तब तक उसका प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर स्पेसिफिकली सेम रहता है। मैंने क्या बोला, केमिकल रिएक्शन अगर नहीं हो रहा है, अगर वो एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसका मेरे को एटॉमिक नंबर ढूंढना है, उसने अगर कोई केमिकल रिएक्शन चालू नहीं किया है, देन एट दैट पर्टिकुलर टाइम प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं, नंबर सेम रहता है। सेकेंड क्वेश्चन मेरा क्या था, अगर प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं क्या इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होगा? दोस्तों सबसे पहली बात, प्रोटॉन्स खुद ब खुद इंक्रीज नहीं होते। पहली बात, इंक्रीज कैन बी डन ओनली इन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि केमिकल रिएक्शन से हमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पावर आता है। उस नेगेटिव पावर से हमें क्या मिलता है, कभी कभी कुछ एलिमेंट्स स्टेबल हो जाते हैं, कुछ एलिमेंट्स अनस्टेबल हो जाते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के वजह से। तो इलेक्ट्रॉन नंबर विद द स्टेबिलिटी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग, द प्रोटॉन विल आल्सो इंक्रीज। मतलब एक स्टेबल एटम को अगर मेरे को देखना है तभी तक प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहेगा, भले हम लोग एक एक्स्ट्रा हम लोग ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, क्योंकि उससे मुझे एटम की स्टेबिलिटी मालूम पड़ रही है। टोटल नंबर ऑफ दोनों का सेम रख रहा है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल चुका, मतलब 2 to 3 इलेक्ट्रॉन्स मुझे अगर मिल चुका है, देन द पर्टिकुलर एटम विल बी अनस्टेबल एंड इट विल बी इन रिएक्टिव स्टेट। वो एक दोस्तों याद रखो, जिसके बारे में हम लोग आगे की कुछ वीडियो लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बोला था, जो एक बेसिक दिमाग में आना चाहिए था, वो क्या था कि मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स नंबर इंक्रीज होता है तो क्या प्रोटॉन्स इंक्रीज होगा या एटम स्टेबल रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, ये मैंने पूछा था। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो आंसर मैंने अभी जस्ट दिया, इलेक्ट्रॉनिक नंबर अगर ज्यादा होते जा रहा है मींस इट्स नॉट विद द स्टेबल स्टेट ऑफ एन एटम। एक स्टेबल एटम का जितना उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या प्रोटॉन्स चाहिए उससे ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन का नंबर, at that particular time atom will be considered as an unstable element। तो उस unstable term को मुझे अगर देखना है then it will be in a reactive state। मतलब उसको कोई भी अगर एलिमेंट के साथ अगर मैंने रख दिया, it will either be in a reactive state, either it will be in the state of catalyst, कुछ भी हो सकता है। तो आपको इतना ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना पड़ेगा अभी से। So now moving to the जॉन वुल्फगैंग डॉबलिनर साहब का जो थियरी है, अब इनके थियरी को वापस जाते हैं। तो जॉन वुल्फगैंग डॉबलिनर अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर। सबसे पहला पॉइंट आपके आंसर में भी क्या बोला उन्होंने, उनका जो एटम है पीरियोडिक टेबल था उसमें जो भी एलिमेंट्स उन्होंने रखे थे, क्लासिफाई किए थे एक ब्लॉक में, उन सारे ब्लॉक्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उनको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास नंबर में डाला था। सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इस थियरी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द जॉन वुल्फगैंग डॉबलिनर्स थियरी, ही फाउंड 3 एलिमेंट्स शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। क्या बोला उन्होंने, उनके लॉ के हिसाब से उन्होंने 3 एलिमेंट्स ढूंढे जो सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, और इन 3 एलिमेंट्स को क्या बोला गया था, ट्राइड्स। हेंस his theory's name was known as triads, डॉबलिनर्स ट्राइड्स। ट्राइड्स का नाम कहाँ से आया आप दोस्तों जान लो। जो चीज मैं बता रहा हूँ ट्राइड्स, उनका वो चीज कहाँ से आया, डॉबलिनर साहब ने 3 एलिमेंट्स को साथ में रखा
जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम दिखाई दिए, एंड दीज थ्री एलिमेंट्स वर नोन एज ट्राइड्स। दीज थ्री एलिमेंट्स वर नोन एज ट्राइड्स। अभी यहाँ पे थियोरी ऑफ ट्राइड्स में उन्होंने आगे क्या मुझे बताया, उन्होंने हमें यह बताया कि Dobrynius triad states that when the three elements or the triads are present in the increasing order of an atomic mass number, the atomic mass number of the middle element, मतलब तीन एलिमेंट्स है 1 2 3 समझो, तो ये जो मिडिल एलिमेंट 2 है, इसका अगर मुझे एटॉमिक मास नंबर ढूंढना है, then it is this particular element's atomic mass number is approximately the mean of first and last elements atomic mass number। अभी इसको मैं एक एग्जांपल के तरफ बताता हूँ, जो उनके ट्राइड्स में दिखाए गए थे उसमें से ही एक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। ट्राइड नंबर 1, ये जो एग्जांपल है इसको प्रॉपर्ली पिक्चराइज कर देता हूँ। सबसे पहला ट्राइड जो उन्होंने डॉबरिनस साहब ने ढूंढा था वो था फ्रॉम अल्कलाइन मेटल्स, जिसमें तीन एलिमेंट्स के नाम थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम का जो एटॉमिक मास नंबर था वो 6.4 था, पोटेशियम का 39.1। तो अगर मुझे सोडियम का एटॉमिक मास नंबर ढूंढना है, देन हाउ विल आई सजेस्ट और हाउ विल आई फाइंड इट? तो उसके लिए डॉबरिनस साहब ने अपने ट्राइड्स के लॉ में क्या बताया था, द एटॉमिक मास नंबर ऑफ सोडियम will be equal to approximately will be equal to the arithmetic mean of lithium and potassium। arithmetic mean मतलब क्या दोस्तों, लिथियम का जो एटॉमिक मास नंबर है प्लस पोटेशियम का जो एटॉमिक मास नंबर है, अगर मैंने दोनों को प्लस किया और उसको डिवाइड बाय 2 किया, मतलब मीन निकाला, उसका जो आंसर आएगा वो आंसर रहेगा सोडियम का। तो अभी चलो इसको सॉल्व करते हैं। लिथियम का 6.4 है, पोटेशियम का 39.1, इसको डिवाइड बाय 2 बोल रहा हूं मैं। इसका आंसर दोस्तों जो आ रहा है 45.5 डिवाइड बाय 2। अगर मैं इसको सॉल्व करूं 22.75, मतलब अप्रोक्सीमेटली 23 अगर मैं बात करूं या फिर 22.75 रख दूं इसको, तो ये मेरा एटॉमिक मास नंबर है सोडियम का। इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग दे सकते हैं 23 करके, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिखाया गया है। बट बेसिकली हम लोग को ये चीज समझ में आना चाहिए। लॉ को समझने के लिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया। ऐसे इस टाइम पे जॉन वोल्फगैंग डॉबरिनर के टाइम पे आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ। At the particular time of 1817, when John Wolfgang Dobliner suggested his theory of triads, total number of elements that were discovered were 51. But आपको एक और चीज बता देता हूँ, इन 51 एलिमेंट्स में से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो मेटल्स थे, जिनको अभी तक डिस्टिंग्विश नहीं किया गया था मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स पे। दे वर जस्ट क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स इटसेल्फ। तो मेटल्स को ऑलरेडी उन्होंने नेग्लेक्ट किया था। एंटोन लावॉइसर जो सर थे, उन्होंने मेटल्स को एज एन एलिमेंट कंसीडर नहीं किया था। हेंस द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट वर प्रेजेंट इन द ईयर ऑफ 1817 व्हेन जॉन वुल्फगैंग डॉबरिनर suggested the theory of triads were only 33। मैंने बता दिया 51 में से 33 क्यों सिर्फ यूज किए गए थे, या फिर 33 सिर्फ एलिमेंट्स क्यों दिखाए गए थे, क्योंकि एंटोन लावॉइसर साहब ने बताया था कि जो मेटल्स थे जो उस टाइम डिस्कवर हो गए थे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब जो मेटल्स हम लोग के जो डिस्कवर हो गए थे, दे वर नोन टू ह्यूमन but they were not classified as particular type of elements as named metals, metalloids or any such kind of non-metals। उस टाइम पे ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स करके एक एक चीज ढूंढे गए थे। तो जो चीज ऑलरेडी ह्यूमन को पता है
उसको नेग्लेक्ट करके जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का ही नंबर हमको दिखाया गया था, इसीलिए 33 एलिमेंट्स सिर्फ डिस्कवर हो गए थे जॉन वोल्फगैंग डॉबरिंगर में, ऐसा हमें बताया गया था। एंड इन 33 एलिमेंट्स में पूरे के पूरे एलिमेंट्स को जॉन वोल्फगैंग डॉबरिंगर साहब ने क्लासिफाई नहीं किया था अपने पीरियोडिक टेबल में। फर्स्ट रीजन क्यों, उसके पहले मुझे एक और चीज क्लियर करना है कि कितने ट्रायड्स उन्होंने बनाए थे। ही क्रिएटेड 4 ट्रायड्स, 4 ट्रायड्स उन्होंने क्रिएट किए थे। सबसे पहले ट्रायड मैंने बता दिया अल्कलाइन मेटल्स में से, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सेकेंड थे अल्कलाइन अर्थ मेटल में से, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, Ca, Sr, Ba। ये सेकेंड थे हमारा ट्रायड नंबर 2। थर्ड ट्रायड वाज फ्रॉम हैलोजन, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं सॉल्ट जो बियर करता है, सॉल्ट बियरिंग एलिमेंट्स। तो उसमें से कौन से थे? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है दोस्तों। चौथा जो 4th ट्रायड था, ट्रायड नंबर 4, इसको हम लोग नॉन मेटेलिक ग्रुप में से भी बोल सकते हैं, फिर मेटलॉइड के ग्रुप में से भी बोल सकते हैं। सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम, सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम। दोस्तों एक एक्स्ट्रा एक ट्रायड यहाँ ढूंढा था जॉन वोल्फगैंग डॉबरिंगर में। मैंने क्या बोला, सिर्फ 4 ट्रायड ढूंढे थे, लेकिन एक ऐसा ट्रायड था which was unconditional, मतलब एक कंडीशनल प्रॉपर्टी नहीं था, क्योंकि इसका एटॉमिक मास नंबर फ्लक्चुएट हो रहा था। That triad was of iron, cobalt and nickel। दोस्तों ये 5 ट्रायड्स आप बोल सकते हो कि जॉन वोल्फगैंग डॉबरिंगर ने अपने पीरियोडिक टेबल्स में डिस्कस किए थे और क्लासिफाई कर दिए थे। लेकिन आपको एक और चीज, आंसर आप जब लिखते हो आपको 2 पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर थियरी एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। साइंटिस्ट है, भगवान नहीं है, वो आप याद रखो। मैं टीचर हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे से भी गलती होती है। आप बच्चे हो तो आपसे ऑफकोर्स गलती होगी, आप हमेशा गलती करते हैं, ऐसा मैं बोलूँगा नहीं। तो यहाँ पे भी सेम है। साइंटिस्ट का प्रेडिक्शन भले ही अच्छा था, नीयत अच्छी थी, लेकिन जब एलिमेंट्स शरारत करने लगते हैं तो उनकी थियरी की भी धज्जियाँ उड़ जाती है। तो वैसे ही कुछ धज्जियाँ उड़ गई थी, बट ही वाज नोटेबल स्कॉलर फॉर हिज थियरी ऑफ ट्रायड्स। इनका ट्रायड्स इसीलिए फेमस हुआ क्योंकि सबसे पहली बार ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू जस्ट स्टार्ट विद द पीरियोडिक टेबल, पहला इंसान। सेकेंड, he had proposed the theory of having the same elements with chemical properties same and identical। 3 एलिमेंट्स को जोड़ के रखना जिनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो। इससे हमें आगे के जो पीरियोडिक टेबल्स में उन्होंने जो बनाए गए थे अलग अलग साइंटिस्ट ने, उनको एक हेल्प मिला था। तो सेकेंड एडवांटेज क्या था इस थियोरी का कि इनके जो इन्होंने बनाए थे 3 एलिमेंट्स जो ट्रायड बनाया था, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से इनका जो ट्रायड्स था फेमस होने लगा। तीसरा, he could classify at least 5 triads from various different sections। सेक्शंस बोलूंगा तो अल्कलाइन मेटल्स में से एक निकाल दिया, अल्कलाइन अर्थ मेटल में से एक निकाल दिया, सॉल्ट बियरिंग एलिमेंट्स में से एक निकाला। ट्रायड नंबर 4 जिसके बारे में बताया था मेटलॉइड्स, उसमें से एक निकाला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो अनकंडीशनल मैंने बताया था आयरन, कोबाल्ट और निकल, वो नॉन मेटल या फिर मेटल में से भी निकाल दिया उसको। अब ये जो 5 ट्रायड्स इनको तो क्लासिफाई कर दिए, 3 एडवांटेज तो दिखा दिया जॉन वोल्फगैंग डॉबरिंगर साहब ने, बट इनका टाइम पे मैंने एक चीज बताया था 33 एलिमेंट्स थे। दोस्तों गिन के देखो कितना एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओनली 15 एलिमेंट्स could be classified into triads। So what are the remaining 33? 33 में से -15 करके देखो कितना आता है। दोस्तों जो बचे हुए एलिमेंट्स है क्या उन्हें क्लासिफाई कर पाए डॉबरिंगर साहब? नहीं। जैसे मैंने सबसे थोड़ी देर पहले बताया था साइंटिस्ट भगवान नहीं होते,
इंसान है, गलती होती है उनसे भी। तो सेम एलिमेंट्स बढ़ने लगे, अपना उनका नंबर इंक्रीज होने लगा। तो ये एलिमेंट्स में कुछ नए एलिमेंट्स आ गए जिसमें इनर्ट गैसेस थे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब चीज़, हाइड्रोजन आने लगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया कि जो ट्रायड का जो प्रॉपर्टी है, जहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाला जो फीचर था, वाज नॉट एप्लीकेबल टू द रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहला डिसएडवांटेज। सेकेंड डिसएडवांटेज वाज दैट द एटॉमिक नंबर, जो इन्होंने बोला था मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर मुझे कैसे मिलेगा, बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स एटॉमिक मास नंबर। इन दोनों का जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक मास नंबर, इन दोनों का अगर मैंने अरिथमेटिक मीन निकाला तो मुझे इसका एटॉमिक मास नंबर मिलेगा, ऐसा उन्होंने बोला था। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे उनमें से कुछ कुछ एलिमेंट्स का ऐसा एक प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा नहीं था। हेंस फोर्थ, जॉन वोल्फगैंग डॉबरिनियस ट्रायड्स थियरी वाज अ फेलियर। Though it was a failure, but it was notable for other scientists who came forward with their theories. So दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे जो कौन से नेक्स्ट साइंटिस्ट आ गए थे डॉबरिनियर के बाद, जिन्होंने इस पीरियड ट्रेंड को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों आज का सबसे पहला सवाल जो आज मैं पूछने वाला हूँ वो है कि इतना जो आपने ढूंढा, मैंने बताया आपको, मैंने जो आपने ग्रास्प किया या फिर मैंने बताया, ये जो चीज़ें मैंने चालू की हैं उसमें से सिर्फ आपको एक चीज़ ढूंढना है, हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। आई रिपीट, हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इन तीनों में से हार्ड वाटर किसे कहा जाता है? आई रिपीट, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, जो 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इन तीनों में से हार्ड वाटर किसे कहा जाता है? सो दोस्तों आज का ये जो लास्ट क्वेश्चन है मेरा इस वीडियो का। दोस्तों इसके अलावा मुझे एक और चीज़ बात करनी, मेरे वीडियो कंटेंट के बारे में भी आपको जो प्रॉब्लम हो रही थी मैंने उसके बारे में बताया था मेरे इंट्रोडक्शन सेक्शन में भी। गाइस एंड व्यूअर्स, स्टूडेंट्स जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं, व्यू देते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट इन दिस लॉकडाउन पीरियड, ऑल्सो इन पैंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोविड-19। दोस्तों आपको सिर्फ मुझे एक ही बात कहनी है कि मुझे एनर्जी अगर चाहिए मेरे वीडियो को बनाने के लिए, फिर मेरे वीडियो कंटेंट को और थोड़ा बढ़ाने के लिए, मुझे और ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा सब्सक्रिप्शन के साथ, ज़्यादा व्यू कंटेंट के साथ। मेरे हर वीडियोस को देखो, हर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन सेक्शन को देखो, आपको एक समरी पार्ट मिलेगा। आप लगातार वीडियो देखने को मैंने बोल रहा नहीं, लेकिन पूरा वीडियो कंप्लीट करो जिससे आपको ग्रास्पिंग पावर और नॉलेज ज़्यादा बढ़े उस क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट के बारे में। एंड सेकेंडली, आप अगर देख रहे हो बहुत अच्छा है, आपने मुझे व्यू दिया, आपने मुझे लाइक बटन दिया, मुझे कमेंट सेक्शन में आप अलग अलग क्वेश्चन पूछते हो। आपसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि आप ये वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको कहो कि ये वीडियोस को देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उनके दोस्तों के साथ। एंड ऐसे ही सफ़र आगे बढ़ता रहेगा तो मेरा सफ़र जो एनर्जी का है वो ही बढ़ता रहेगा। एंड मैं इस एनर्जी के साथ आपको फुल फ्लेड्स में अलग अलग तरीके से आपको सिखा दूंगा साइंस और मैथ्स। सो दोस्तों आप चालू करो अपने शेयरिंग को और मैं चालू रखता हूँ अपने इस वीडियो के कंटेंट को। थैंक यू गाइस, विल सी टू द नेक्स्ट वीडियो दैट इज बेस्ड ऑन सेम टॉपिक, पीरियोडिक एलिमेंट्स, इन द अपकमिंग डेज।